हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। आपकी बुक का हमने देख लिया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से भी हमने कंपैरिजन किया था। उसके अलावा हमने एलिमेंट्स एंड एटम्स इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया था कि ये क्या होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे फंडामेंटल, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1897 में क्या किया था, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो डिस्कवरी 1897 में किसने की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उन्हीं को उन्होंने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो कुछ तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू की होगी। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली, जैसा आपको इस डायग्राम में विजिबल हो रहा होगा। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली उन्होंने, एक एंड की तरफ, एक तरफ सिलेंड्रिकल ट्यूब में उन्होंने कैथोड लगाया। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो एक एंड में उन्होंने क्या लगाया, कैथोड इलेक्ट्रोड लगाया, और दूसरे एंड में उन्होंने क्या लगाया, एनोड इलेक्ट्रोड लगाया। फिर कैथोड और एनोड को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, बैटरी ये रही हमारी, इसके नेगेटिव टर्मिनल से किसको जोड़ा, कैथोड को जोड़ दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल से किसको जोड़ा, एनोड को जोड़ दिया। तो आपको समझ में आया उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब को लिया, कैथोड और एनोड पुट किए, उसमें बैटरी लगाई और बैटरी से क्या कर दिया, बैटरी के एक टर्मिनल से नेगेटिव से उन्होंने कैथोड को जोड़ा, और दूसरे टर्मिनल पॉजिटिव से उसने किसको जोड़ दिया, एनोड को जोड़ दिया। और फिर उसके बाद में क्या किया उन्होंने, उसके अंदर गैस भरी उसके अंदर, तो लो प्रेशर से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हाई और लो प्रेशर में क्या किया उन्होंने, उसको पास किया इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास की, और इसमें प्रेशर कैसे इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने ली, इसमें प्रेशर तो एयर का था, वो लो प्रेशर था, और जो पोटेंशियल था वो क्या था, इलेक्ट्रोड का हाई पोटेंशियल था। ठीक है, तो ये उन्होंने किया। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनोड कैथोड था उससे एक क्या निकल रही, रेज निकल रही है। ठीक है, उनसे क्या निकल रही है, कैथोड से रेज निकल रही है। वो कैथोड नेगेटिव था, और उससे जो रेज निकल रही थी उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से, कैथोड नेगेटिव था और नेगेटिव कैथोड से क्या निकल रही थी, रेज निकल रही थी, इसलिए उन्होंने उसको कैथोड रेज नाम दे दिया। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन कैथोड रेज पे, तो उन्हें पता चला कि जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिव पार्टिकल्स को कंटेन करके रखती है। तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। समझ आया उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, देख लेते हैं एक बार। Discovery of electron. The British scientist J. Thomson in 1897 discovered the presence of negatively charged particle in the atom. These negatively charged particles were called electrons. Okay. J. Thomson experiment with cathode rays. Thomson showed that when a gas is taken in a discharge tube and an electrical discharge is passed through it at very low pressure and high electrode potential. जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे पता चल रहा है आपको। और ये क्या निकल रही है, कैथोड रेज निकल रही है, और कैथोड रेज वहां पे जाती है तो यहाँ पे क्या नजर आती है, ग्रीन ग्लो दिखाई देता है। ओके, देखो, ए फेंट ग्रीन ग्लो इज सीन नियर द ग्लास वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। अभी हमने देखा ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा था। He also observed that some rays are emitted from the cathode. These rays are called cathode rays. मैंने कहा ना, उन्होंने क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन किया था, कैथोड रेज को देखा था। क्योंकि वो रेज कैथोड से निकल रही थी इसलिए उन्हें क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज नाम दे दिया। ओके, समझ आया उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। फिर उनको पता चला कि ये कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखती है। तो उन नेगेटिव चार्ज का उन्होंने क्या ढूंढा कि ये क्यों है इसमें नेगेटिव चार्ज। तो पता चला कुछ पार्टिकल्स उनमें कंटेन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह उन्होंने क्या किया,
इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ओके, अब हमारे पास में कैथोड रेज आई, तो कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर एज फॉलो। कैथोड रेज possess काइनेटिक एनर्जी एंड हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। ओके, कैथोड रेज क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को possess करके रखती है, मतलब कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे पता चला उन लोगों को ये प्रॉपर्टी, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कैथोड रेज निकली, तो कैथोड रेज को क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट में, लाइक यहाँ से कैथोड रेज आई उनके पास में, उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट पे कैथोड रेज को क्या करवाया, गिराया। ओके, कैथोड रेज की बमबारी की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे। फिर जैसे ही कैथोड रेज उस ऑब्जेक्ट पे गिरी तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो पहले से हाई हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या, उन्होंने निकाला कंक्लूजन कि जो कैथोड रेज होती है वो क्या कंटेन करके रखती है, काइनेटिक एनर्जी होती है उनके अंदर। जैसे ही वो किसी और ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है, वो काइनेटिक एनर्जी के कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में चली जाती है, उस ऑब्जेक्ट में चली जाती है। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये भी उन लोगों ने देखा, कैथोड रेज कहाँ से निकल रही थी, कैथोड टर्मिनल से निकल रही थी, कैथोड नेगेटिव था, वो नेगेटिव था और हमारी नेगेटिव रेज निकल रही थी। तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो उस पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ कैथोड रेज क्या कर रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी, और वो कैसे जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में। इसलिए हमने देखा और पता लगाया कि कैथोड रेज क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ओके, नेक्स्ट देखो, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल्स एंड पॉजेस एनर्जी। कैथोड रेज होती है वो पार्टिकल्स कंटेन करके रखती है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज से ही निकले थे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, इसके अलावा कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये भी देख लिया, ये इसकी प्रॉपर्टी थी एक। कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे ट्रेवल विथ स्पीड नियरली इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। ओके, कैथोड रेज क्या करती है, किसी भी गैस में ट्रेवल करती है उसको आयोनाइज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जो कैथोड रेज किस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो लाइट की इक्वल स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। लाइट की जो ट्रेवल करने की स्पीड होती है उसी से क्या कौन ट्रेवल करता है, नियरली कैथोड रेज भी उसी स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। ओके, तो ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी थी जो जब उन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को तो कैथोड रेज निकली थी। फिर उन कैथोड रेज पे उन्होंने वर्क करके ये प्रॉपर्टीज क्या निकाली थी, कैथोड रेज की निकाली थी, जो आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने की, एक्सपेरिमेंट उसका देख लिया। अब देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फाउंड इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था एटम का, न्यूक्लियस बताया था, उसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम देखा था हमने। ये बीच में न्यूक्लियस था, इसमें प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो शेल्स होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। ओके, तो कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है, आज के बाद में जब भी इलेक्ट्रॉन बोलूंगी मैं सिर्फ इसी तरीके से इसको लिखूंगी। ओके, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज कंटेन करके रखते हैं, जनरली हम देखते हैं तो -1 चार्ज होता है। ओके, और वैसे इसका एब्सोल्यूट चार्ज हमें पता लगाना है तो वो होता है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1, जैसे अभी हमने देखा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 × 10⁻28 ग्राम। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन की, कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन के जो आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आना चाहिए, और इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सेम जो कंसेप्ट जे थॉमसन ने जो लिया था अपना एक्सपेरिमेंट में, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब और जो भी उन्होंने ली थी, सेम वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ठीक है, हाई वोल्टेज में और वेरी लो प्रेशर में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर,
तो उन्होंने देखा कुछ हैवी पार्टिकल्स थे वो एनोड से निकलकर किसकी तरफ मूव कर रहे, कैथोड की तरफ मूव कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉजिटिव पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल ही तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो बस उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स कहाँ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो उन कैथोड की तरफ जाने वाले पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। और ये किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन when electricity was passed at high voltage through a gas at a very low pressure in a discharge tube. Streams of heavy particles were given at anode. Okay, these streams of particles are called anode rays. ठीक है, जो पार्टिकल्स कहाँ जा रहे थे, एनोड रेज निकल के किधर जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। तो उन पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स थे उनको क्या बोला, उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन बोल दिया। ओके, क्योंकि वो पॉजिटिव थे। देखो, these particles were positively charged and the anode ray particles depend on the nature of the gas taken in the discharge tube. Okay, ये जो पार्टिकल्स थे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, तो जो प्रोटॉन होता है वो जो सिलेंड्रिकल ट्यूब थी उसके अंदर जो गैस लेते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कैसी गैस है, उसका नेचर क्या है, उन सब पे पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, तो देखा प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब हम देखते हो की किसने थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ओके, और इलेक्ट्रॉन की किसने की, जे थॉमसन ने। अब चलते हैं और देखते हैं एनोड रेस की प्रॉपर्टीज। जैसे हमने कैथोड रेस की देखी थी, एनोड रेस क्या कंटेन करके रखती है, पॉजिटिव पार्टिकल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसके अलावा एनोड रेज होती है वो यदि मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड हो तो उसमें डिफ्लेक्ट होती है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास वेरीज विद द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज और मास का रेशियो, ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका और मास का रेशियो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, गैस के नेचर पे जो किस में ली हुई है, ट्यूब के अंदर लिए हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, जब भी ये रेज प्रोड्यूस होती है तो जो स्क्रीन होती है सामने उस पर क्या होता है, फ्लोरोसेंस दिखाई देती है, एक रोशनी सी क्या होती है, दिखाई देती है जब भी ये रेज गिरती है। ठीक है, जब भी ये रेज निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो आपको क्या नजर आएगा, एक फ्लोरोसेंस नजर आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज क्या थी, एनोड रेज की प्रॉपर्टी थी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एनोड रेज होती है, एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उस ट्यूब के अंदर जो नेचर गैस का होता है उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं, प्रोटॉन का कुछ देख लेते हैं हम लोग। प्रोटॉन, दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज फाउंड इन ऑल द एटम्स। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सब एटम्स में होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, P+ से। ओके, इलेक्ट्रॉन को कैसे करते थे, E- से। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो रिलेटिव मास यदि प्रोटॉन का बोले तो कितना होता है, 1 म्यू। और यदि हमें एब्सोल्यूट मास निकालना है प्रोटॉन का, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है 1.607 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, चलो देखते हैं, यही है द चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। रिलेटिव चार्ज इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन दिस। ओके, समझ आया। तो ये चीजें हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, सबके बारे में आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, आगे मूव करते हैं और देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी 1932 में। उसने डिस्कवर किया, एक स्टडी की, उसमें उसने देखा कि एटम्स के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। उन पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे। उन्होंने अपनी डिस्कवरी में देखा। ठीक है, जो भी रिसर्च की उनसे, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी 1932 में। ओके, चलो देखते हैं। चैडविक इन 1932 डिस्कवर्ड ए न्यू फंडामेंटल पार्टिकल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एटम्स। दिस वॉज नेम्ड न्यूट्रॉन। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने देख रखा है, न्यूक्लियस की स्टडी की थी, एटम का स्टडी किया था हमने, तब देखा था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा। ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बट ए मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन।
उसमें चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन और प्रोटॉन के। जनरली यदि हम मास की बात करें न्यूट्रॉन की तो क्या होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, विच इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 1.624 समथिंग किसका था हमारे पास में, प्रोटॉन का था, इसका 75 है। ओके देखो, न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग बट दे आर लेस पेनिट्रेटिंग देन कॉस्मिक रेज। न्यूट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट रेज होती है, लेकिन वो कॉस्मिक रेज से थोड़ी सी कम होती है। और न्यूट्रॉन क्या नहीं कर सकता है, किसी भी गैस किसी में प्रेजेंट है तो उसको आयोनाइज नहीं कर सकता है, उसका खुद का ही कोई चार्ज नहीं है, तो वो किसी दूसरी गैस को कैसे आयोनाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओके, तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, चार्ज क्या होता है उस पर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसका मास एंड चार्ज क्या है। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके तीनों पार्टिकल्स के, जो अभी हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके देख लो, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आया इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एएमयू में यदि हम इसके मास की बात करें तो ये 1/1837 होता है। ओके, और यदि ग्राम्स में बात करें तो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। चार्ज यूनिट में कितना होता है, -1, और कुलोम्स में चार्ज किसका होता है, इसका 1.6021 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, +1 p1। ओके, एएमयू में चार्ज मास कितना होता है 1, और ग्राम्स में 1.672 इंटू 10⁻24। चार्ज कितना होता है +1 यूनिट के अंदर, और यदि कुलोम्स में बात करें तो ये चार्ज होता है। ओके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 0 and 1 से। मास कितना होगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और ग्राम्स में मास की बात करें तो अभी हमने जस्ट देखा था पीछे, ये चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल होता है। और कुलोम्स में भी चार्ज क्या हो जाएगा, जब है ही नहीं तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। केमिस्ट्री यदि हम पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना एक मॉडल दिया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एटम में कुछ पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने ऐसा क्या मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की थिन फिल्म ली, पतली, ठीक है। उस पर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को गिराया उस पर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की उन पे, गोल्ड की थिन पे। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया इसके थ्रू, उन्होंने देखा कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए, ठीक है। जब उन्होंने पार्टिकल्स को किया तो 99% पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए अल्फा उस गोल्ड थिन से, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स से, लाइक हम बोल सकते हैं बहुत कम पार्टिकल क्या करें, लार्ज डिफ्लेक्शन किया उन्होंने, लार्ज एंगल से उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। और 0.01% अल्फा पार्टिकल थे जो वापस उसी पाथ पे आ गए, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं, कंक्लूजन क्या है इससे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या था वो मैंने आपको बताया। क्या किया, आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा, गोल्ड फॉइल है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स इमिटर है, अल्फा पार्टिकल की बमबारी की देख रहे होंगे। 99% पार्टिकल्स से ज़्यादातर एरोज आगे की हो रहा है, मतलब कि 99% पार्टिकल्स सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्शन के। एक दो पार्टिकल्स थे वो लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ उनका लार्ज एंगल से, ठीक है। केवल 2 पार्टिकल्स बता रहे हैं जिनका क्या हुआ, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। और सिर्फ एक पार्टिकल मतलब 0.01% पार्टिकल क्या करे, वापस पीछे आ गए। इसका कंक्लूजन क्या है कि 99% पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम का ऑलमोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, होलो होता है। मतलब
होलो होते तभी तो सीधे निकल गए, उनमें कोई भी रास्ते में बीच में उनके कोई नहीं आया, इसलिए वो सीधे निकल गए। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या होता है, होलो होता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स थे वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या था कि कोई उसमें सॉलिड पार्टिकल भी है उसमें, जो क्या कर रहा है, उसको वापस भेज रहा है। ओके, इस तरीके से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। वो कंक्लूजन्स क्या है अभी हम वो देखते हैं। चलो, इसी बेसिस पे उन्होंने ये बता दिया था कि उसके अंदर जो एक सॉलिड पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की जो उन्होंने डिस्कवरी की थी वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी। देखते हैं उनके कंक्लूजन क्या है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। पूरा स्पेस है, मैंने जैसे अभी बताया, होलो या फिर एम्प्टी था। ठीक है, तभी पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के क्या हुए, सीधे निकल गए। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज था एटम का वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता था। ओके, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। All the positive charge and the mass of the atom were concentrated in a very small volume at the center. ठीक है, मास ऑफ एटम था वो बिल्कुल सेंटर में था और बहुत ही कम था, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, वापस आ गए थे। वो क्या किए, उनसे टकरा के, न्यूक्लियस से टकरा के आ गया और केवल इतना सा पार्टिकल 0.01% पार्टिकल्स आए थे। इसका मतलब क्या था कि आपका जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा है और एक सेंटर में क्या है, कंसंट्रेट है, सेंटर पे लगा हुआ है। इट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। देखो हो गई ना बात, आ गई न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी हो गई। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये सारे कंक्लूजन थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले थे। कैसे निकाले ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो ये रदरफोर्ड ने क्या किए थे, ये अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले थे। अब उन्होंने किस पार्टिकल्स को किया था, अल्फा पार्टिकल की क्या करी थी, बमबारी करी थी। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम होता है उसका पार्टिकल होता है। ठीक है, 2He4। ठीक है, हीलियम का मास होता है 4 होता है, 2 हाइड्रोजन हीलियम का 2 एटॉमिक मास होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स होते हैं +2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कितने पार्ट कंटेन करके रखता है, 2। एक तो न्यूक्लियस का पार्ट होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब क्या कि जो सेंटर में है, उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि जो सेंटर का पार्ट है वो छोटा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, हार्ड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखता है। इसका मतलब उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें तो होगी, और वो क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ओके, इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स की बात की तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, जो अराउंड बाहर शेल में अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। उन्होंने क्या बोला उसको, न्यूट्रॉन। तो एटम की स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्लास में हमने देखी थी, उसमें यही था। मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था, यहाँ पे भी आपके पास में डायग्राम है ये। ठीक है, देखते हैं न्यूक्लियस। इट इज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम containing all the protons and neutrons. Okay, it is extremely small as compared to the size of atom. ये एटम की साइज से बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। देखा ना, छोटा सा पार्ट होता है एटम में कंटेन होता रहता है, तो बहुत छोटा पार्ट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज वेरी हाई स्पीड। अब यहाँ पे डायग्राम देखो, ये बीच में न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, इसमें न्यूट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं वो क्या है, प्रोटॉन है। ओके, अब ये देखो बहुत हाई स्पीड में जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ आया। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल था बहुत हद तक, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, मेजर ड्रॉबैक ये था कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यदि हम बात करें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, यदि वो किसी अराउंड किसी के मूव करता रहता है तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिमूव करता है, रेडिएट करता है अपनी एनर्जी को। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि वो अपनी कंटिन्यूअसली यदि अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है तो वो कहीं भी जाकर गिर जाना चाहिए बाद में जब उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल से वो कंटिन्यूअसली यदि मूव करता है तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स का, वो बाहर रहता है, ठीक है, शेल में, और कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसके अकॉर्डिंग तो ये मूव करते रहना चाहिए और लास्ट में जाके न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए, गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है।
तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज हम जानते हैं कि एटम होता है वो क्या है, बिल्कुल स्टेबल पार्टिकल है, और ऐसा भी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे अपने आप चक्कर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एटम की स्टेबिलिटी को। ओके, चलो देख लेते हैं। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। According to the electromagnetic theory, if a charged particle undergoes acceleration, then it must radiate energy continuously. घूमता है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है तो वो एनर्जी को लूज करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है यदि वो एक्सीलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बट अपने इलेक्ट्रॉन भी तो घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस घूमते रहने से वो एनर्जी लूज करता जाएगा, तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं होता है। अपना एटम है वो स्टेबल है बिल्कुल अच्छे से। देखते हैं, thus the revolving electron lose energy and falls into the nucleus। इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। then the atom would be highly unstable, however this actually does not happen and the atom is quite stable। हम लोग जानते हैं ये बात। thus this model does not explain the stability of atom। तो ये जो मॉडल था वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये मेजर ड्रॉबैक था। बाकी उसने बहुत अच्छी चीज़ें हमें दी, न्यूक्लियस के बारे में बताया हमें कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है। बाकी एटम के बारे में बहुत कुछ उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल से डिस्कवर किया था, अच्छा कुछ बता दिया था। ओके, चलो यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की क्या देख ली है, डिस्कवरी देख ली है। आपको उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, जो टेबल बताई थी वो आनी चाहिए। उसके बाद में हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।